जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पे तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से छोड़ने के मुद्दे पर तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी और एमएलसी के कविता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने बिल्किस के रेप के 11 दोषियों को छोड़ जाने का विरोध किया है। गुजरात दंगों के वक्त बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। उस वक्त उनका गैंग रेप किया गया। उनकी 3 साल की बेटी समेत परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई। इस मामले में उम्र कैद की सजा पाए 11 दोषियों को बीते दिनों जेल से छोड़ दिया गया, जिसके बाद दोषियों का फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया गया और शर्मनाक तस्वीरें हम सबने देखी हैं। 11 दोषियों की रिहाई का विरोध करते हुए कविता ने सीजीआई को लिखी चिट्ठी में कहा, मैं 2002 के गुजरात दंगों के बिल्किस बानो मामले के बारे में भारी मन से आपको लिख रही हूं, जहां गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 1992 की नीति पर भरोसा करते हुए 11 दोषियों को रिहा कर दिया, जबकि राज्य सरकार की 2014 की संशोधित नीति भी है। सीबीआई की विशेष अदालत ने इन दोषियों को सजा सुनाई। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 435(1)(a) में कहा गया है कि सीबीआई द्वारा जांच किए गए किसी भी मामले में बिना केंद्र के परामर्श राज्य अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सवाल है कि क्या इस मामले में केंद्र सरकार से परामर्श किया गया? चिट्ठी में आगे लिखा गया, जब यह जघन्य अपराध हुआ था तब बिल्किस बानो 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती थी। कल्पना कीजिए वो अपने बलात्कारियों को दंड से मुक्ति के साथ घूमते हुए देख रही हैं। फिर उन्हें फूल माला भी पहनाई जा रही है। रिहाई के लिए मनाए जाने वाले जश्न ने उसे चकनाचूर कर दिया होगा। मैं भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में हस्तक्षेप करके हमारे कानूनों और मानवता में देश के विश्वास को बचाने के लिए प्रार्थना करती हूं, ताकि दोषियों की रिहाई का निर्णय तुरंत वापस लिया जा सके। दोषियों को गुजरात की बीजेपी सरकार की मंजूरी से छोड़ा गया। उम्र कैद के दोषियों को छोड़ने में व्यवहार, उम्र और अपराध की प्रकृति देखी जाती है। जोर देकर पूछा जाने वाला सवाल यह है कि किसी सरकार को यह जघन्य अपराध रिहा करने की प्रकृति का मामला कैसे लग सकता है। एक दिन पहले बिल्किस बानो का भी भावुक बयान आया था। इसमें उन्होंने कहा, जब मैंने सुना कि 11 अपराधी जिन्होंने मेरे परिवार और मेरे जीवन को तबाह कर दिया और मेरी 3 साल की बेटी को मुझसे छीन लिया, वो आज मुक्त हो गए, तो मैं पूरी तरह से निशब्द हो गई। मैं अभी भी स्तब्ध हूँ। आज मैं बस इतना ही कह सकती हूँ, किसी भी महिला के लिए न्याय इस तरह से कैसे खत्म हो सकता है। मुझे अपने देश की सर्वोच्च अदालतों पर भरोसा था, मुझे सिस्टम पर भी भरोसा था और मैं धीरे धीरे अपने आघात के साथ जीना सीख रही थी। इन दोषियों की रिहाई ने मेरी शांति को छीन लिया है और न्याय में मेरे विश्वास को हिला दिया है। अगली सुर्खी की तरफ चलते हैं। ट्रेन से लेकर हवाई जहाज, बस और होटल आदि तक के टिकट्स बुक करने की सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी आईआरसीटीसी ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ग्राहकों का डेटा बेचने का फैसला ले लिया है। इसके लिए कंपनी ने बाकायदा टेंडर भी जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आईआरसीटीसी ने डेटा मोनेटाइजेशन का फैसला लिया है। रेलवे के ज़्यादातर टिकट आईआरसीटीसी के जरिए बुक किए जाते हैं। इसी वजह से कंपनी की वेबसाइट पर बड़ी मात्रा में यूजर्स का डेटा उपलब्ध है। सूत्रों के मुताबिक इसके तहत आईआरसीटीसी की तरफ से ट्रैवलिंग पैटर्न्स, ट्रैवल हिस्ट्री और लोकेशन से जुड़ा डेटा शेयर किया जाएगा, यानी ग्राहक कितनी बार कहां गया और कितने दिन रुका। इस तरह के डेटा को लेकर होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल एजेंसी और फार्मा कंपनीज अपनी रुचि दिखा सकती हैं। हालांकि ऐसा करते समय आईटी एक्ट के तहत यूजर्स की फाइनेंशियल प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि डेटा मोनेटाइजेशन के तहत यूजर्स के बैंक और ट्रांजैक्शन का डेटा शेयर नहीं किया जाएगा। इसमें यूजर्स की व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अन्य किसी भी तरह की वित्तीय लेन देन की जानकारी किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी। फिर भी कई जानकारों ने इसे लोगों की प्राइवेसी के लिए खतरा माना है, क्योंकि फिलहाल डेटा प्रोटेक्शन कानून भारत में बना नहीं है। तीसरी सुर्खी की तरफ चलते हैं। गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसे हर घर जल सर्टिफिकेट मिल गया है। इस बात की जानकारी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दी। इसके साथ ही दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव भी हर घर जल सर्टिफाइड केंद्र शासित राज्य बन गए हैं। गोवा को हर घर जल सर्टिफाइड बनाने के अलावा पीएम मोदी ने सरकार की 2 और उपलब्धियों को भी साझा किया। सुनिए। देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। आज गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर घर जल सर्टिफाई किया गया। देश ने अहम माइलस्टोन हासिल किया है।
अब देश के अलग अलग राज्यों के 1 लाख से ज्यादा गांव ओडीएफ प्लस हो चुके हैं। इन सारी बातों के बीच पीएम मोदी ने देश के 1 लाख गांवों के ओडीएफ प्लस हो जाने के सबसे अहम पड़ाव को बता दिया। यहां गांवों के ओडीएफ प्लस हो जाने का मतलब खुले में शौच से मुक्त हो जाने से है। ऐसा गांव जहां खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी हो और ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय हो। इसके साथ ही गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनबाड़ी केंद्र में भी शौचालय की सुविधा हो। ऐसे गांवों को ही ओडीएफ प्लस की कैटेगरी में रखा जाता है। फिलहाल संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने सरकार की कई उपलब्धियां तो बताई ही, साथ में विपक्षी दलों पर तंज भी कस दिया। पीएम ने कहा कि देश की परवाह नहीं करने वाले लोगों को देश के वर्तमान और भविष्य की भी परवाह नहीं है। ऐसे लोग पानी के लिए बड़े बड़े वादे तो करेंगे, लेकिन बड़े विजन के साथ उनके लिए कभी काम नहीं करेंगे। चलते हैं चौथी सुर्खी की तरफ। महाराष्ट्र में एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को जान से मारने की धमकी मिली है। वानखेड़े को सोशल मीडिया पर अमन नाम के शख्स ने 14 अगस्त को एक मैसेज किया जिसमें लिखा है, तुम्हें पता है तुमने क्या किया, इसका हिसाब तुम्हें देना होगा। ये लिखने के बाद उस शख्स ने समीर वानखेड़े को धमकी भरा एक और मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, तुम्हें खत्म कर देंगे। धमकी भरे मैसेज मिलने के बाद समीर वानखेड़े ने मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। समीर वानखेड़े ने पुलिस को बताया कि जिस ट्विटर अकाउंट के जरिए धमकी दी गई उसे 14 अगस्त को ही बनाया गया था और उस अकाउंट के 0 फॉलोअर्स थे। हाल ही में समीर वानखेड़े को जाति प्रमाण पत्र के मामले में कास्ट स्क्रूटनी कमेटी से क्लीन चिट मिली थी। कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने 91 पेज के आदेश में उस दलील को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि वानखेड़े जन्म से मुस्लिम हैं। ये पूरा मामला पिछले साल तब सामने आया था जब वानखेड़े मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख थे। नवाब मलिक ने महाराष्ट्र में मंत्री रहते हुए वानखेड़े पर SC/ST के फर्जी दस्तावेज बनाकर नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया था। उस समय समीर वानखेड़े फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस की जांच कर रहे थे। इस मामले में 13 अगस्त को वानखेड़े को क्लीन चिट मिल गई और 15 अगस्त को वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मामला भी दर्ज करा दिया। इसके ठीक एक दिन बाद समीर वानखेड़े को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां